हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे हेल्थ सिस्टम के बारे में कि इंडिया का हेल्थ सिस्टम कैसा है और कैसे काम करता है और इंटरनेशनली हेल्थ कैसे रेगुलेट होती है डिफरेंट देशों के बीच में। जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में हेल्थ कैसे रेगुलेट होती है। तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एडवांस मेडिको और मेरा नाम है हेमंत कुमार। आइए स्टार्ट करते हैं हेल्थ सिस्टम के बारे में जानने के लिए आगे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज आप लोग देख रहे हैं कि महामारी एक फैली हुई है जिसका नाम है कोरोना, और उसकी चपेट में आज खाली भारत ही नहीं है, आज बाहर के देश, बड़े बड़े देश भी उसकी चपेट में हैं। और जिनके यहाँ करीब करीब 1,40,000 डेथ हो चुकी हैं और करीब करीब 36 लाख या 37 लाख केस हो रखे हैं। और आज हमारा भारत भी इसमें पीछे नहीं है, हम तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं इन केस के मामले में। मगर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस महामारी से हमें डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले बहुत सारी महामारियाँ आई हैं। हम बात करते हैं 1981 में एक HIV नाम की महामारी आई थी जिससे एड्स होता है। वो आज भी है, मगर आज उतने केस नहीं है जिस टाइम उतने थे। एंड 1918 से 1920 के बीच में आई थी एक स्पेनिश फ्लू नाम की महामारी, जिसमें करीब इंडिया में ही, भारत में 2 करोड़ लोगों की डेथ हो गई थी। एंड 2009 से 2010 के बीच में अभी स्वाइन फ्लू आपने देखा था, और अभी ये कोरोना है। इससे पहले भी इबोला नाम की अभी अफ्रीका में एक महामारी आई थी। तो उसको देखते हुए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस महामारी खतरनाक है या हम कुछ नहीं कर सकते। बात यह है कि हमने पिछली जो महामारियाँ आई हैं उनसे क्या सीखा और उनसे हम सीख के हम अपने हेल्थ सिस्टम में कैसे सुधार कर पाएँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं एक देश बढ़ता है तो उसके नागरिकों की वजह से, और किसी वजह से नहीं। अच्छी गवर्नमेंट भी इतना डेवलपमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती जितना उसके नागरिक प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले उनके जो नागरिक है, जो उनके सिविलियंस हैं, जो उनके सिटीजन्स हैं, उनको डायरेक्टेड होना चाहिए गोल की तरफ, तभी वो एक देश अग्रसर हो सकता है या आगे बढ़ सकता है। तो इसी को सोचते हुए मैं एक बात याद दिलाता हूँ मेजर ध्यानचंद की, कि जब वो आखिरी मैच खेल रहे थे ओलंपिक का, तो हिटलर भी दिख रहा था। तो हिटलर ने उन्हें लास्ट में बुलाया जब इंडिया जीत गई थी कि तुम मेरी तरफ से खेलो, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसा दूंगा और एक अच्छी रैंक दूंगा मिलिट्री में। मगर उन्होंने उस टाइम जो कहा वो सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा था ये मेरे देश का कर्तव्य नहीं है कि वो मुझे आगे बढ़ाए, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊँ। तो यही सोचते हुए हम चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे हेल्थ सिस्टम की ओर कि पूरे वर्ल्ड का हेल्थ सिस्टम कैसा है और इंडिया का हेल्थ सिस्टम कैसा है। अगर हम पूरे वर्ल्ड के हेल्थ सिस्टम की बात करें तो आपने एक संस्था सुनी होगी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे इंटरनेशनल हेल्थ को रेगुलेट करती है कि कितने सेंटर होने चाहिए या कैसे कंट्रोल होने चाहिए, या इस देश में किस चीज़ की ज़रूरत है, इस देश में हेल्थ के सेक्टर में किस चीज़ की ज़रूरत है। और इनके हिसाब से वो प्रोवाइड कराती है हेल्थ रैंकिंग कि इस देश में हेल्थ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, इस देश में हेल्थ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, दूसरे देशों में हेल्थ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं। तो इसी को प्रोवाइड करते हुए इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो सारे देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब किसी एक देश के कोई मेंबर नहीं होता, इसमें सब देशों के मेंबर्स होते हैं। सारे देशों के बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं जो ये रेगुलेट करते हैं कि यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, या यहाँ पर कौन सी बीमारी ज़्यादा प्रेवलेंट है या ज़्यादा है, या यहाँ पर कौन सी बीमारी कम है तो इसकी ओर ध्यान कम देना चाहिए, इसकी ओर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। तो इसे रेगुलेट करने के लिए वहाँ 34 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो 2 मीटिंग करती है। पहली मीटिंग होती है जनवरी में, जिसमें एक प्लान तैयार किया जाता है कि किस देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ ये प्रोवाइड करना है। और दूसरी मीटिंग होती है मई में। तो मई में वो देखते हैं कि हमारा फॉलोअप अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा, हम उस प्लान की ओर अग्रसर हैं कि नहीं है। तो इसके लिए WHO ऐसे काम करती है कि जो उसका हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर मीटिंग होती है। मगर उन्होंने पूरे वर्ल्ड को 7 भागों में बांट रखा है, जिसमें जो हमारा इंडिया की बात करें तो वो आता है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, और बाकी अलग अलग रीजन है, जैसे अमेरिका का रीजन है, यूरोपियन रीजन है, अफ्रीकन रीजन है और ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन है, बहुत सारे रीजन है। तो जो हमारे देश की बात करें कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, इसमें बहुत सारे देश आते हैं। भारत के अलावा भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना और भी बहुत सारे हमारे आसपास के देश हैं जो इस रीजन में आते हैं। मगर इस रीजन का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे न्यू दिल्ली इंडिया में ही है। सो एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं हमारे हेल्थ सिस्टम की ओर कि हमारा हेल्थ सिस्टम कैसे काम करता है। हमारे हेल्थ सिस्टम में 3 लेवल्स होते हैं: प्राइमरी केयर लेवल, सेकंड इज़ अ सेकेंडरी केयर लेवल एंड थर्ड इज़ अ टर्सरी केयर लेवल। तो प्राइमरी सेकंड लेवल पे हमारे 4 चीज़ें होती हैं कि विलेज लेवल पे काम कैसे करता है, सब सेंटर लेवल पे काम कैसे करता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसे होते हैं और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कैसे होते हैं। सो अगर हम अपने गांव के लेवल पे बात करें कि गांव के लेवल पे काम करता है, तो गांव के लेवल पे 3 लोग काम करते हैं। पहले होती है हमारी आशा वर्कर, जिन्हें हम कहते हैं एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। दूसरी होती है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, और तीसरी होती है हमारी दाइज। तो सबसे पहले होती है आशा वर्कर। आशा वर्कर की बात करें तो आशा वर्कर बहुत सारे काम करती हैं। छोटे छोटे गाँवों में जाके वो एक सर्वे करती हैं। गांव में वो अवेयरनेस का काम भी कराती हैं कि इसके बारे में बताती हैं कि ये आपकी न्यूट्रिशन कैसे लेना चाहिए, या फिर साफ़ सफाई के बारे में, या फिर प्रेगनेंसी के बारे में, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, या फिर जब अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाए तो उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, या फिर कोई हेल्थ सैनिटेशन कमेटी है गांव में तो उसके साथ मिलकर काम करती है, या कितनी डेथ हुई या कितनी
बर्थ हुई है उस गाँव में उनका रिकॉर्ड रखती है। या फिर किसी को डायरिया है, दस्त लगे हुए हैं, कोई बीमार है, बुखार है, या फिर इसको छोटी मोटी चोट लग गई है, तो ये प्रोवाइड करती हैं। और टीके का काम भी ये देखती हैं कि बच्चे को टीके लगे या नहीं लगे, क्योंकि आपने एक अभियान देखा होगा कि भारत में से पोलियो चला गया, तो पोलियो चला गया वो भी इन्हीं वर्करों की वजह से हुआ है, क्योंकि ये इन लोगों ने ग्राउंड लेवल पर जाके काम करा, तो इसलिए बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरी होती हैं आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं जो आशा वर्कर्स हैं उनको देखती हैं कि कहाँ जा रही हैं या फिर किस फील्ड में ये हैं, उस एरिया में लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वहाँ का क्या रिकॉर्ड आ रहा है, उस सब देखने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं। आंगनवाड़ी के फिर आते हैं बात लोकल दाइज की। जो लोकल दाइज होती हैं उन्हें अब आजकल ट्रेन कर दिया जाएगा, इसलिए उन्हें बोलते हैं ट्रेन दाई। दाई आपको पता है कि जो डिलीवरी कराती है, मगर ट्रेन किस लिए करते हैं, हमने थोड़ी ट्रेनिंग देखी, उन्हें गाँव में कह दिया है कि आप गाँव में जिसको घर पे करनी है, जो हॉस्पिटल में नहीं पहुँच सकते हैं, उन लेडीज़ों की आप डिलीवरी कराओ गाँव में घर पे। तो इससे बहुत अच्छी बात ये होती है कि इससे बच्चे की भी जान बच जाती है और माँ की भी जान बच जाती है। जिसमें पहले बच्चे की जान को बहुत ज़्यादा खतरा रहता था या माँ की जान को, तो अब उसमें बहुत कमी आ गई है और इसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है। दूसरा, प्राइमरी केयर के अंदर ही आपने बताया था सब सेंटर के लेवल। सब सेंटर के लेवल की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे काम देखे जाते हैं, लाइक एंटीनेटल केयर, यानी कि जब बच्चा पैदा होने से पहले जो देखरेख करी जाती है माँ की, उसके लिए भी देखा जाता है। या इंटरनेटल केयर, यानी कि जब डिलीवरी होने वाली होती है उस टाइम केयर। और पोस्ट नेटल केयर होती है कि डिलीवरी के बाद भी माँ की केयर करी जाती है और बच्चे की भी केयर करी जाती है। या फिर पानी की वहाँ पर साफ़ सफाई वाला पानी है कि नहीं है, और साफ़ सफाई है कि नहीं है, या कोई यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है आशा वर्करों को। या फिर डिजीज़ सर्विलेंस, यानी कि देखरेख करी जाती है कि इस डिजीज़ के कितने केस यहाँ पर है या इस डिजीज़ के कितने केस यहाँ पर है, तो डिजीज़ सर्विलेंस भी सब सेंटर के लेवल पे ही करी जाती है। अगला आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल। इस सेंटर पर माँ और बच्चे की तो देखभाल करी जाती है, मगर साथ में जो 10 से 19 साल के वयस्क लोग होते हैं या टीनेजर्स जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम अडोलसेंस कहते हैं, उनकी भी देखरेख करी जाती है कि उनकी मेंस्ट्रुएशन हाइजीन है कि नहीं है लड़कियों की, या फिर वो अच्छे पढ़ाई में जा रहे हैं, या फिर किसी और गंदी संगति में तो नहीं पड़ गए हैं, या फिर उनको अगर किसी चीज़ की लत है तो वो भी छुटाई जाती है। उनका न्यूट्रिशन देखा जाता है कि उन्हें आयरन सही से मिल रहा है या फिर कैल्शियम सही से मिल रहा है, या फिर और न्यूट्रिशन उन्हें सबसे अच्छे प्रोवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। या फिर हमने देखा जाता है कि वहाँ पर फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है, या फिर हम पिल्स वगैरह की बातें करें वो भी दी जाती हैं यहाँ पर। उसके बाद आते हैं हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लेवल पर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लेवल की बात करें तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें तो प्रोवाइड करी जाती हैं जो आपने देखा होता है विलेज के लेवल पे या सब सेंटर के लेवल पे या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लेवल पे दी जाती थी, मगर यहाँ पर एक्स्ट्रा भी दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं बहुत सारे, यहाँ पर आपको फील्ड में कोई बच्चे नवजात शिशु का स्पेशलिस्ट मिल सकता है, या फिर आई का सर्जन मिल सकता है आँखों वाले, या फिर दांतों की सर्जरी के लिए लोग मिल सकते हैं, या फिर डिलीवरी कराने वाली मैडम मिल सकती हैं, कोई डॉक्टर्स मिल सकती हैं, या जनरल सर्जरी के लिए मिल सकते हैं, और यहाँ पर एक आयुष के डॉक्टर भी बैठे होते हैं। तो इसलिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बाद आते हैं हम सेकेंडरी केयर लेवल पे। सेकेंडरी केयर लेवल, जब यहाँ पर कोई पेशेंट ठीक नहीं होता तो उसके बाद उसे रेफ़र किया जाता है सेकेंडरी केयर लेवल पे। सेकेंडरी केयर लेवल पे इसलिए इसे बोलते हैं प्राइमरी रेफरल सेंटर, यानी कि यहाँ रेफ़र होके आते हैं। तो इसमें और अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करी जाती है। अगर यहाँ भी अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं होता तो उसे भेजा जाता है टर्सरी केयर लेवल पे। टर्सरी केयर लेवल पे हमारे आते हैं जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, लाइक दिल्ली में है या फिर यूपी में ही जो इनके अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं। लाइक दिल्ली की बात करो तो आप एम्स है हमारे यहाँ पर, और सफदरजंग का हॉस्पिटल है। और यूपी की बात करो तो आपने देखा होगा कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, या फिर लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज है, या फिर और बड़े हॉस्पिटल अगर प्राइवेट की बात करें मैक्स का अस्पताल है, या फिर आपने सुना होगा अपोलो सुना होगा, और मेदांता का हॉस्पिटल है। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम फैसिलिटी दी जाती है, और यहाँ पर कोई भी बीमारी ठीक करने के लिए बस आपके पास पैसा होना चाहिए। ये प्राइवेटों में दी जाती है, मगर गवर्नमेंट में कुछ अच्छे हॉस्पिटल हैं, लाइक मैंने बताया आपको एम्स एक बहुत ही जाना माना और एशिया में नंबर 1 हॉस्पिटल है अगर आप बात करें तो। दोस्तों, पहले मैंने आपको बताया था कि WHO ने पूरे वर्ल्ड को 7 रीजन में बांट रखा है, मगर WHO ने पूरे वर्ल्ड को 6 रीजन में बांट रखा है, और जिसमें से अगर साउथ ईस्ट एशिया रीजन की बात करें तो उसमें चाइना इंक्लूड नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम खत्म करते हैं। हमने देखा हमारे हेल्थ सिस्टम के बारे में। अब आप मुझे अलविदा कहिए और आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। और दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।